हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल वेरिएबल है। तो हमने पहले देख लिया था कि वो फिर इस तरह से, अब जब वो होगा तो फिर इसको इस तरह से हम लिखना शुरू कर देंगे। 22 की टर्म हमारे पास एक ही रहती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती है इन सबसे। फिर जो हमारी इक्वेशन बनती है इसमें, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हमारी इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, जो कि हमारी ये है। अब हमने कल वेक्टराइजेशन पढ़ी, तो अब अगर यही काम हम अभी आगे चल के देखते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल अपनी सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इनएफिशिएंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने वेक्टर्स बना लेते हैं। अब जैसे मेरे पास डब्ल्यू है, मैं डब्ल्यू का एक वेक्टर बना लूंगा, मैं एक्स का एक वेक्टर बना लूंगा, और ये बी हमारे पास एक नंबर होता है। ये कंबाइन हम इनको पैरामीटर्स कहते हैं, इंडिविजुअल इसको हम वेट कहते हैं, और इसको बाइस कहते हैं। तो ये जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो वहां जाके इसमें बहुत ज़्यादा हम क्लियर हो जाएंगे कि हम बाइस और वेरियंस बेसिकली है क्या। मगर यहाँ भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर जो हम हमारी जो नई इक्वेशन बनती है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वो ये हमारे पास बन जाती है। हम क्या करते हैं, हमने अपना डब्ल्यू का वेक्टर लिया, उसका डॉट प्रोडक्ट किया एक्स के साथ, और उसमें सिंपल हमने ऐड कर दी 22 की तरह। तो ये हमारा प्रोडिक्शन का मॉडल बन गया। इसे हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। जहाँ हमने पहले जब सिंगल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ देखा हम उसको यूनिवेरिएट रिग्रेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन नहीं कहते। मल्टीवेरिएट का यहाँ पे कुछ और मतलब हो जाता है, तो उसकी वजह से हम इसको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन नहीं कहते, हम इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ हो गया। अब चलिए, तो हमने कल पिछली क्लास में वेक्टराइजेशन देख ली थी, बहुत डिटेल में इन डेप्थ देख लिया। तो ये सारी चीजें हम वहाँ देख चुके हैं कि किस तरह हमारी कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो जाती है। हमने देखा हमारे पास 54 टाइम्स हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी जब हम फॉर लूप की बजाय अपने वेक्टराइज फॉर्म में जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे डॉट वाला फंक्शन भी देख लिया। उसके बाद फिर ये भी देखेंगे, बी एक नंबर है और फिर नंबर किस तरह ऐड हुआ था वो भी हम वहाँ देख चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि वेक्टराइजेशन में बेसिकली नेचुरल हो क्या रहा होता है, हमारे यहाँ पे पैरेललाइजेशन हो रही होती है, पैरेलल कंपटीशन हो रही होती है। वो एक ही स्टेप में, या वन शॉट हम जिसे कहते हैं डीप लर्निंग की जबान में, तो वो एक ही दफा में सबको मल्टीप्लाई करता है और उसमें ऐड करके हमें रिजल्ट दे देता है। इसमें फायदा क्या है, ये हमारे पास काफी एफिशिएंट होता है। अगर हम बड़े डेटा सेट्स भी लेके आ जाएं, उस पर भी उतना ही एफिशिएंटली काम करता है, रादर देन कि मैं फॉर लूप लगाऊं। फिर फॉर लूप की अपनी कंप्यूटेशन कॉस्ट होती है, वो फिर अलग काम होता है। फिर हमने ये देखा, कल हमने ग्रेडियंट डिसेंट भी देख लिया था कि जब ग्रेडियंट डिसेंट हम वेक्टराइज्ड फॉर्म में चलाएंगे तो वो कैसा होगा। हमारे पास एक डब्ल्यू का वेक्टर होगा, एक डी जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स, या हम उसको सिंपल वर्ड में डेरिवेटिव कहते हैं, वो होगा। अब क्या होगा, अगर हम पुराना तरीका देखें, हमें इंडिविजुअली सबको अलग अलग करके फिर उसको आखिर में जाके चेंज करना पड़ेगा इन्हें। और वेक्टराइजेशन के साथ क्या काम है, ये एक ही शॉट में हमारा डब्ल्यू का वेक्टर लेगा, डी का वेक्टर लेगा, उसमें जो भी लर्निंग रेट अल्फा होगा उसको मल्टीप्लाई करके हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। ये क्या हो गया, हमारा एक या दो, मैक्सिमम दो स्टेप में हमारा काम हो जाता है। चला कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है आज, ये पहले की चीजें नहीं देखेंगे आप। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लास्ट ठीक है, लेक्चर भी लूंगी ना, फिर बस समझ आएगी कि सीक्वेंस क्या बना था। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब हम आएंगे, हमने पहले सिंगल। पीछे पीछे जाएं जरा, ये D1 और D2 क्या था? अल्फा और आगे 0.1 तो अल्फा अब हो गया। D1 D2 क्या था? ये आपका अपना एनोटेशन ले आता हूँ। ये रहा, D1 क्या है आपका, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। पार्शियल आ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाँ। W1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W2। तो यहाँ पे जो 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने W1 के रिस्पेक्ट से अपनी इस इक्वेशन की वो डेरिवेटिव लिया है, W2 केस से लिया है, W3 केस से लिया है। तो बेसिकली D1 D2 D3 या D16 ये रिप्रेजेंट करेगा, D16 ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा जो भी है वो
इसके रिस्पेक्ट से हुआ है, D16 के रिस्पेक्ट से मैं पूरी इक्वेशन को वो करूंगा। इसको समझ में आया या आप देख, इसको इसको और खोल के देखें। ये असल में मल्टी लीनियर रिग्रेशन में जो 16th टर्म है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। W16 हाँ। ये ओके। ऐसे हो गया। अगर मैं देखें, अभी ये देख लेते हैं हम लोग। जो हमने कल ब्रॉडकास्टिंग की थी वो 0.1 हुआ ना। जी जी, वो 0.1 हो गया, हाँ बिल्कुल वो ऐसे। 0.1। ओके। बस जल्दी से करके देख लेते हैं। तो अब अगर मुझे DW1 करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी टर्म को लूंगा और इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। कि डेरिवेटिव क्या निकलेगा, क्या निकलना चाहिए बता, विद खाली X1। रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। हाँ, X1 आना चाहिए मेरे लिहाज से। हाँ हाँ हाँ, X1। सही है। D2 क्या आना चाहिए, X2। हाँ। D3 X3। और D4 X4 अगर होता। तो बेसिकली ये इस तरह है। जितने भी आपके जो टर्म्स है ना, वो पार्शियल डेरिवेटिव है इस इक्वेशन। अच्छा पीछे स्लाइड पे जाएं। मैं एक मिनट अभी जाता हूँ। अच्छा इसमें जो D1 है वो W1 की बेस पे उसका डेरिवेटिव है। ओके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, आप समझ गए ये असल में। यहाँ पे तो जो पैरेललाइजेशन है वो है असल हमें काम देगी मल्टी लीनियर रिग्रेशन में, सारी जो नमपाई अरेज होती हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आपको यहाँ पे इनफैक्ट जब आप एडवांस अगर उसमें भी चले जाए ना, ML ऑप्स तक भी चले जाए, तो ये जो मैंने आपको वेक्टराइजेशन बताई है, यही सब सब कुछ चल रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। आप अगर लाइब्रेरी के अंदर भी देखें ना, तो इसी तरह ही काम हो रहे होते हैं। अच्छा जब हम मशीन लर्निंग के वो मॉडल लगाते थे तो उसकी जो प्रिडिक्शन आती थी वो अरेज की फॉर्म में आती थी, उसकी क्या वजह थी, उसका एग्जैक्टली कोई है exactly. ऐसे लिंक? वो यही वजह आती थी कि आपकी जो जितना भी काम होता था, वो वो एक मिनट, मैं इसको ना ले आता हूँ, अपने व्हाइट बोर्ड को ले आता हूँ मैं वहां देखिए। इसको करते हैं क्लियर। उस पे आपकी उसको हमें एरेस डाटा क्यों फ्रेम आती है, बनाना पड़ता था बाद में शो करने के लिए। उसमें देखिए एरेस क्यों आती है। आपका जो एल्गोरिथम होता है ना, ये हम लोगों को बात नहीं बताई गई। हम क्या करते हैं, हम डेटा फ्रेम डायरेक्ट दे देते हैं अपने मॉडल को, ऐसे ही करते हैं। हमने ऐसे ही होते हाँ हुए ऐसे देखा है। सही दोनों है ना। चीजें कर सकते हैं, रेज भी दे सकते हैं और ऐसे भी। इन एक्चुअल देखें, असल में क्या होता है, असल में अगर आप इसको नम पाई की एरे देना, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्यों, उसकी एक कंप्यूटेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि ये डेटा फ्रेम भी एट द एंड जाके डॉट वैल्यूज का मेथड लगा के उसकी एरेस निकालता है। और नमपाई एरे पे जो कंप्यूटेशन होती है वो वैसे ही फास्ट होती है। तो आप उसकी एक अल्लाह वाला कर ये करेंगे, आप उसकी एक ऑपरेशन बचा लें। तो एक ऑपरेशन आपने एक जगह बचाया, तो समझ लो उसके कितनी सारी जगहों पे इफेक्ट पड़ेगा। अब वो एरे क्यों आती थी, अब हमारे पास क्या होता था, M/N डायमेंशन की डेटा फ्रेम ऐसे ही है। हाँ अब अगर मुझे समझ लें सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करनी है, 0 या 1 में, तो मेरा जो एल्गोरिथम होगा वो कितनी चीजें मुझे आउटपुट करेगा। वो तो जारी बात है, मुझे आउटपुट करेगा M/1 की डायमेंशन एक वेक्टर आउटपुट करेगा, ऐसे ही है। हाँ जो के हर उसको हर एग्जाम्पल से लिंक्ड होगा। मतलब अगर 1 है तो 1 एग्जाम्पल नंबर 1 है तो उसका कोई आउटपुट होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इस वजह से वो इतना बड़ा हमारे पास वेक्टर आ रहा होगा। हाँ। ओके। तो वेक्टर जो हमारे पास आता है वो इस वजह से आता है कि हमारे पास एक से ज्यादा एंट्रीज है, एक से ज्यादा रोज होती हैं, एक से ज्यादा हमारे पास डेटा सेट होता है, उसकी वजह से आता है। अगर हम एक सिंगल डेटा सेट फिट करेंगे, तो हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। ठीक है। मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ। चलो हम यहाँ पे आ गए वापस। तो ये हमने वेक्टराइजेशन का भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रेडियंट डिसेंट है, अब हम अपने ग्रेडियंट डिसेंट को फॉर मल्टी लीनियर रिग्रेशन किस तरह मॉडल करेंगे। प्रीवियसली हमारे पास क्या था, हमारे पास खाली, मैं अगर एनोटेशन करूँ, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो।
हमारे पास पहले था डब्ल्यू और बी। अब मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि अब हमारे पास डब्ल्यू एक से ज्यादा होंगे लेकिन बी एक ही होगा, क्योंकि अब हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन में डील करें तो यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो वेट वेट के जो वैल्यूज हैं वो एन होंगी, बी एक होगा और हमारे पास इक्वेशन ये होगी। अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉस्ट फंक्शन जे डब्ल्यू बी, यानी हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू एंड पी। समझ आती है बात यहाँ तक? हाँ ठीक, पहले हम एक के लिए कर रहे थे ना। हाँ, पहले हम एक डब्ल्यू के लिए कर रहे थे, अब एन डब्ल्यू वन से लेके एन डब्ल्यू तक करेंगे, या हम वन से लेके जितने नंबर ऑफ फीचर्स है वहां तक करेंगे। तो फिर हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी वैसे ही होगा जब हम करेंगे। अब पहले जारी बात है हम इसको इस तरह कर रहे थे, अब जो हमने डिफरेंस लाया हम इसको ले आए अब वेक्टराइज नोटिफिकेशन नोटेशन में। अब यहाँ से हम जितना भी काम करेंगे, जो भी काम होगा वो सारा वेक्टर्स की फॉर्म में होगा। हम इसको नॉर्मल वाली नोटेशन को अब आगे यहाँ से नहीं देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, वही वही हो गया, डब्ल्यू हमारे पास आ गया, बी हमारे पास नंबर है, और अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सिंपल हो गई क्या, एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट की बेस पे हमें इसका प्रेडिक्शन मिल जाएगी। अब जो हमारा कॉस्ट है, अब कॉस्ट हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर आ गया, इसमें एक वेक्टर आ गया, इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर की बेस पे जैसे हमने पहले देखा था, हम डायरेक्ट ही इसको करेंगे और हमारा एल्गोरिथम हमें ये करके दे देगा। और बाकी तो हमें पता है कि पहले डब्ल्यू निकालेंगे फिर बी निकालेंगे, फिर साइमल्टेनियसली इनको बाद में अपडेट कर देंगे। यहाँ पे कोई मसला अभी तक? इसमें डब्ल्यू जे कौन सा है? डब्ल्यू जे का ये मतलब है कि डब्ल्यू वन होगा तो डब्ल्यू वन माइनस एल्फा डब्ल्यू वन, ऐसे ही है। वो फिर जे तो हाँ हमने इसे नंबर के हिसाब से लगा देना कि अब जे उसके हिसाब से चल रहा है, ये समझ लें। अभी हमने यहाँ पे इसको नोटेट किया हुआ है उसकी नोटेशन में, कि फॉर लूप वाले अगर हम इसको उसकी नोटेशन में करें वेक्टर की फॉर्म में, तो क्या होगा, डायरेक्ट डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू होगा ये भी डब्ल्यू होगा माइनस एल्फा डी डब्ल्यू। इन एक्चुअल हमारे पास काम ऐसे हो रहा हो। ठीक है, तो अब बी में भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये हमारी वेक्टराइज नोटेशन आ गई। ये यहाँ तक सही है? वेक्टराइज तो ऊपर से आ रहा है ना, वो हमने जो ऊपर वेक्टर बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ना शुरू में इसके वेक्टर्स अलग कर लिए। हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि जब हम आगे देखेंगे, हम ये और ये एज अ फॉर्म ऑफ, इसको एज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वैल्यू से। यूजुअली क्या करते हैं, जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अगर ट्रांसफर लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्री ट्रेन वेट्स होते हैं उसको इनिशियल एस्टिमेट लेते हैं, उसके बाद उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो वो थोड़ा आगे की चीज है, अभी फिलहाल हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे इसमें कोई और सवाल? डब्ल्यू जे की मुझे समझ नहीं आई। ये डब्ल्यू जे वही है ना, ये देखिए, मैं खोल ले जाने दो। ये जो ये आपकी इक्वेशन बनी हुई है ना, हाँ ये बेसिकली इसमें ये डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास अगर हम फॉर लूप लगाते हैं तो हमारे पास क्या इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, जो मैंने हाईलाइट की है। तो ये वहां से हाँ। आया। अब हमने क्या किया, हम वेक्टराइज फॉर्म में जाने, तो वेक्टराइज में हमें सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक हो ओके गया? ठीक है। तो पहले अगर याद हो, हमने जब सिंगल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था हमने दो केसेस पढ़े थे। पहले हमने बी को इग्नोर किया था, खाली डब्ल्यू के लिए देखा था, फिर हम बी को भी ले आए थे तो उसमें क्या हुआ था, हमारा 3D सरफेस प्लॉट बन गया था। अब यहाँ पे जब डब्ल्यू की इतनी सारी वैल्यूज आ गई तो अब ये हमारे लिए वैसे विजुलाइज करना इम्पॉसिबल हो गया, तो हम उसको डिफरेंट फॉर्म में खुद देखेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? हाँ ठीक है। बस ये फिर वही इसकी मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई कि हम उसको करेंगे, इसको खोल के उन्होंने बयान कर दिया है कि किस तरह होगा। डेरिवेटिव टर्म आ गई जो हमने पहले निकाल ली थी। फिर अब ये हमारे पास ये एन फीचर्स के साथ आ गया, एन फीचर्स के साथ किस तरह होगा, ये इस तरह होगा। फिर नॉर्मल इक्वेशन वही है, याद है जब हमने दो इक्वेशंस लिख के किया था, कहाँ गया मेरा टर्म, कि हम जैसे ये लिया, मेरे पास एम एक्स प्लस बी है, वाई वन वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस बी। फिर हमने क्या किया था, इसमें एलिमिनेशन करके कुछ वैल्यूज निकाल के एक दफा एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक दफा वाई की वैल्यू निकाली थी। याद है जब हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था? हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
हाँ एग्जैक्टली, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो बेसिकली यहाँ पे ये बात है। हम उससे भी कर सकते हैं, हमने करके देखा भी था। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये ना आपका जब ज्यादा आपके पास फीचर आ जाते हैं उसके बाद फिर आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अंडर द हुड हमारे पास बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं, उनमें बाज़ औक़ात यही काम हो रहा होता है कि आपको डब्ल्यू और बी निकालने के लिए। लेकिन वो भी जबकि आपके बहुत जब नॉर्मल सिंपल लीनियर इक्वेशन है, जब वो इसके पैरामीटर्स के नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं या नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तब फिर हमारा थोड़ा सा काम खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट, अभी अभी के लिए हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट हमारा क्या है, ऑप्टिमाइजर है, इसे हम ऑप्टिमाइजर कहते हैं। ये बेसिकली हम इसको अपने डब्ल्यू और बी को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। फिर हम असल में जब हम अपने डीएल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एडम। एडम इटसेल्फ किसका कॉम्बिनेशन है, आर एम एस प्रॉप का प्लस मोमेंटम, ये दो एल्गोरिथम है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ज्यादातर यही होता है, और इसमें हम लर्निंग रेट जो बाय डिफॉल्ट लेते हैं 0.01। ज्यादा लोग इसको इसका अच्छे खानी करते नहीं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आपका फिक्स है। तो ये हमारा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो गया है। यहाँ तक अभी तक कोई मसला? मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए। अल्लाह का कोई सवाल था, मुझे तो नहीं है, और किसी का अगर कोई है। नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं हाथ से सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? आप देख लें, आप कोई चार पांच इक्वेशंस ले लें, उसके बाद उसको सॉल्व करके देखें फिर। नॉर्मल इक्वेशन अगर मैं देखूं, एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ नहीं नहीं, इसको ताकि मैं, नहीं, वो जो पीछे था। पीछे कौन सा था, मैं एक ये जो मिनट। पीछे हमने वो वेक्टर्स जो बनाए रन थे, करके दिया हुआ, प्रोग्राम रन किया हुआ। ये जो वेक्टर्स हमने बनाए थे वेट के, और जो अभी हम्म ऊपर स्लाइड गुजरी है, वो हाथ से हो सकता है? एक लिमिट तक हो सकता है, एक लिमिट के बाद नहीं होगा। हमने अगर याद हो, हमने जब थ्री इक्वेशंस और थ्री अननोन्स के साथ जब उसको सॉल्व किया था, तो लग पता गया था हमें। उसके बाद चार वेरिएबल तक हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती, वहां पे हमने हाथ खड़े कर दिए थे कि इससे आगे अगर करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर ये होगा कि आपके 6-7 पेजेस निकल जाएंगे इसके ऊपर। तो उस काम से बचने के लिए हम यहाँ पे वेक्टराइजेशन यूज करते हैं। हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल हो चले जाएगा। ठीक। अगर ये याद हो लीनियर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कोई एग्जांपल नहीं है इन स्लाइड्स में? उसने बस एक दो सेंटेंस लिखे हैं बस। नहीं नहीं, लीनियर इक्वेशन तो बस हमने वहां अपने तौर पे पढ़ा था ना, तो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है ही नहीं। बस खाली यहाँ पे ये बता दिया कि नॉर्मल इक्वेशन होता है, दैट्स इट। इससे आगे कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं आपको, आप लोगों को अभी नॉर्मल इक्वेशन बताता कुछ समझ में नहीं आता, अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि बेसिकली हम किस तरह से वो वाई एम और सी की वैल्यू निकालते हैं, या स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें अंदाजा है कि हम किस तरह कर सकते हैं। अब मैं ये एग्जांपल मैं आराम से दे सकता हूँ कि जब हमने थ्री इक्वेशंस की थी, तो कैसे हमें एक एक इक्वेशन को, दो दो इक्वेशन को एक टाइम में लेके चलना पड़ा था, फिर जाके हमारे पास तीनों वेरिएबल वैल्यूज आएंगी। अब सोचें चार थी तो चार में तो फिर और ज्यादा मसला हो जाएगा। फिर जब आपके पास वेरिएबल हाँ तीनों, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल समझ लें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए। ज्यादा या कम होंगी तो वो फिर हमारे लिए बवाल का बायस बनता है। तो यहाँ पे वो वही कंडीशन आ जाएगी। बिलफर्ज अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं और 1000 इक्वेशन हैं, तो फिर तो अगर अकल भी देखें तो वो करना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रेडियंट डिसेंट या ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर की तरफ ले जाते हैं कि वो फिर हमें ऑप्टिमाइज करके दे। बाकी जो नॉर्मल 3 4 5 के तक का है, तो वो हमारे पास इसी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा होता है बहुत सारे मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के अंदर भी। अगर टाइम हुआ तो हम कोई लाइब्रेरी वगैरह भी खोल के देखेंगे, लेकिन इन एक्चुअल काम ऐसे ही हो रहा होता है। इनफैक्ट टेंसर फ्लो तक में अंदर काम इसी तरह हो रहा होता है, बस खाली वो कुछ लेयर्स वगैरह और फीचर एक्सट्रैक्शन और आपकी इमेजेस को पिक्सल वैल्यूज में कन्वर्ट करना, वो एक अलग टास्क है। लेकिन अंदर यही हो रहा होता है, या तो मैट्रिसेस होते हैं या आपके वेक्टर्स होते हैं, या बहुत सारे, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन वगैरह जितने सब में आपके वेक्टर मैट्रिसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है। आपकी इमेज बेसिकली
एक मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, अगर मैं बोलूँ 3 बाय 3 बाय 3 का, बल्कि नहीं n बाय 3 का, कैसे होता है वो पहले उसका देख लेते हैं। RGB वैल्यूज की बेस पे। एग्जैक्टली exactly. वो हमारे पास क्या होता है, n/n/सी, ये आपका नंबर ऑफ चैनल्स होता है, ये हाइट, ये विड्थ हो। तो नंबर ऑफ चैनल्स फिर डिपेंड करता है कि आपकी वो इस तरह से, अगर मैं बोलूँ 16 बाय 16 बाय 3, अब हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये वैल्यूज किस तरह से होंगी। समझ, कल हमने देखा था ना कि वो थ्री, जैसे क्या देखा था हमने, 3 2 3, इस तरह से हमने एक करके देखा था मैट्रिक्स। ये बेसिकली क्या होगा, ये इसकी रॉज होंगी, रॉज 1 2 3 रॉज होंगी। इसका क्या मतलब है, हर एक के अंदर दो मजीद रोज होंगी। और इसका क्या मतलब है, उनके अंदर 3 वैल्यूज होंगी। तो अब इस तरह से बेसिकली हमारे पास हो, और हम इसको उसमें किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक ये हो गया, लेकिन नहीं, इसको कलर से ही करते हैं ना, कलर से ज्यादा अच्छा लगेगा। पहला हमारा चैनल ये आता है, दूसरा चैनल हमारा इस तरह से आता है, और तीसरा चैनल इस तरह। तो हम इसको इमेजेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काम गया मेरा। तो ये बेसिकली इसके अंदर था। अब हमारे पास जो मेन चीज आती है इन सब चीजों के बाद, कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं बाज दफा डिफरेंट फीचर्स की, वो डिफरेंट स्केल्स पे होती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक मेरा फीचर है, कहाँ चला गया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करने लगे हैं ना, फीचर सिलेक्शन का। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, पता नहीं मेरा कर्सर कहाँ चला गया। अच्छा, सही हो गया, ये तो हो गया इसको। चलो यहीं पे देख लेते हैं। समझ लो एक मेरा कोई फीचर है, वो वैल्यू ले रहा है 0 से CNN में 1। फीचर सिलेक्शन करेंगे या जनरली जो फीचर सिलेक्शन होती है उसकी करेंगे? देखिए अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फीचर स्केलिंग करेंगे, फीचर सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर मैंने ओके। सिलेक्शन बोला तो गलत बोला, हम फीचर स्केलिंग करेंगे। क्योंकि हमारे पास ओके। जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स पे होते हैं। मतलब कोई 0 से 1 के होगा, कोई 1.1 से लेके 1.2 के दरमियान होगा, कोई 0 से ठीक है। लेके समझ ले इतने में होगा। तो हमें अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है कि इसके बेस पे कोई परफेक्ट मॉडल निकालें। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबको के साथ कुछ ऐसा मामला करते हैं कि ये सेम स्केल पे आ जाए, मतलब 0 से 1 के दरमियान आ जाए, -1 से 1 के दरमियान आ जाए, इस तरह आ जाए। तो फिर इससे क्या होगा कि हमारे एल्गोरिथम को ट्रेन होने में या उसको लर्न करने में आसानी हो जाती है। मैं इसको- मीन्स जितना भी डाटा होगा हम उसको एक पैटर्न में लेकर आएंगे जी जी या बिल्कुल, कोई इसको ऐसा? एक एक स्केल के अंदर ले आएंगे हम इसको। ओके। हम एक स्केल के अंदर ले आएंगे। अब सबसे इसकी एग्जांपल यही देख लेते हैं। अगर बिलफर्ज मैं ये ले लूँ कि मुझे अपने घर की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, और मैं फिलहाल दो फीचर्स ले रहा हूँ इसमें। एक मेरे पास साइज है, और नंबर ऑफ बेडरूम्स है। अब नंबर ऑफ बेडरूम्स की रेंज क्या है, मेरे पास 0 से 5 के दरमियान है, और साइज क्या है, 300 से लेके ये है। अगर मैं देखूँ 0 से 5 के अंदर क्या है, हमारे पास जो रेंज है वो बहुत छोटी है, और जो हमारे पास साइज की रेंज है ये बहुत बड़ी है। तो अब इसका एक केस इसमें जो एक कांस्टेंट होता है, यानी एक बात अगर मैं बताऊं, इसका जो वेट होगा W1, क्योंकि हमारे पास X1 लार्ज है, तो W1 की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। और X2 की वैल्यू स्मॉल है, तो इसका जो W2 की वैल्यू आएगी वो लार्ज आएगी। क्यों, कैसे आएगी वो भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट मैं कोई एक इनिशियल गैसेज ऐसे ही ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 50 लिया, ये लिया, और ये ले लिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, जैसे 50 को मैंने यहाँ पे रखा, तो हम दूसरी स्लाइड पे ले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आ, 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 आ।
मैं इसको काटता हूँ। इसकी ये वाली कैलकुलेशन आप समझाए ना। और सपोज ये मैं जहाँ पे 15 टू 2000 कर मैं है, वो वही 2000 मैं कर रहा है। मैं वही करने लगा। अब हमारे पास क्या दो फीचर्स आ गए, x1 w2 x2 प्लस b। तो हमने क्या देखा हमारे पास जो